Yes guys, memorandum of association, topic number 7, memorandum of association guys। 6 क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम के, जो मैंने आपको बताया था गाइस। जैसे ये बच्चा इस धरती पे आता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखते हैं पहले, ठीक वैसे ही कंपनी में मेमोरेंडम के अंदर सबसे पहले नेम क्लॉज होता है। फिर इस बच्चे को अपना घर दिखाते हैं गाइस, हॉस्पिटल से घर लेके जाते हैं, एड्रेस दिखाते हैं उसका, राइट। ठीक वैसे ही कंपनी में दूसरा क्लॉज एड्रेस क्लॉज होता है, राइट। दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ पे है और कौन से स्टेट में है, वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जो हमने वहां पे डिस्कस किया था गाइस। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस गाइस थर्ड वन। बच्चे को उसका ऑब्जेक्ट बता दे भैया कि तेरे को बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, राइट। ठीक वैसे ही वहां पे कंपनी का भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उस हिसाब से कंपनी वर्क करती है। फिर चौथा क्लॉज हमने देखा था गाइस, लायबिलिटी क्लॉज, राइट। कंपनी के लायबिलिटी कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जो भी होगा वो फोर्थ क्लॉज में लिखा हुआ होगा। देन उसके बाद कैपिटल क्लॉज है, बट कैपिटल क्लॉज में ऑलवेज कौन सी कैपिटल लिखी जाती है गाइस, ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखी जाती है। कुछ इस तरीके से वो लिखा हुआ होता है गाइस, दी ऑथोराइज शेयर कैपिटल of the company is ₹1 करोड़। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ है तो फिर उसके अंदर आगे भी लिखा हुआ होता है डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बस इतना सा ही गाइस, 4 लाइन का कैपिटल क्लॉज होता है कि जिसमें कंपनी की टोटल कितनी ऑथोराइज कैपिटल है, उसमें कितने शेयर्स है, इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी हो वो लिखा हुआ होगा, राइट। एंड कितने रुपए का एक शेयर है, ये सब कुछ आपको वहां पे कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ मिल जाएगा। बट मेक श्योर यहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल ही लिखी हुई होती है, कंपनी की पेड अप कैपिटल या इश्यूड कैपिटल यहाँ पे लिखी हुई नहीं होती है। सो ये बात का ध्यान रहेगा इस, ये जो मेमोरेंडम का 5वां क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। देन उसके बाद गाइस 6th क्लॉज है, छठा क्लॉज, जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अभी ये जो बच्चा अपने माँ बाप को बोल रहा था ना कि भैया आपने अथॉरिटी तो दे दी, राइट, अभी मेरी कंपनी में सब्सक्राइब तो कीजिए, मतलब शेयर्स तो लीजिए मेरी कंपनी के, या मुझे पैसा तो दीजिए मेरा ड्रीम फुलफिल करने के लिए। ठीक वैसे ही गाइस सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है मेमोरेंडम के अंदर। इसमें जो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर है ना, कि जिन्होंने ये शेयर्स लेने का वादा किया है, राइट, इनका सब्सक्रिप्शन क्लॉज के जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया है, उनका नाम, एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, फिर उसके सामने उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा जितने भी शेयर्स उसने लिए होंगे, ठीक है, और उसका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर करेगा कि भैया मैं इतने शेयर्स लेने के वादा करता हूं। तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी ना गाइस, और कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा कंपनी के नाम का, राइट, तो जिस बंदे ने ये शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, जितना शेयर्स भी, ठीक है, सपोज 1000 शेयर सब्सक्राइब किया है, तो एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है, तो उसको 10,000 रुपए कंपनी के खाते में डालने पड़ेंगे अपने पर्सनल अकाउंट से, राइट, एंड कंपनी उसको 1000 शेयर इश्यू कर देगी। समझना गाइस, उसको कौन सा क्लॉज बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं। जो भी कंपनी के पहले पहले शेयर होल्डर है, राइट, वो लोग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये एक ऐसा क्लॉज है गाइस जो जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, समझना, इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी टाइम। मतलब के गाइस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो धीरू भाई अंबानी ने, मुकेश भाई अंबानी ने चालू की थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। जब 1973 में उन्होंने चालू किया था, 1973 में रिलायंस वाज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, समझना है गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। उन्होंने कोई पब्लिक इश्यू नहीं लाया था, ना ही वो लिस्टेड कंपनी थी,
ये धीरू भाई अंबानी ने, मुकेश भाई अंबानी ने चालू की थी, बाप बेटे ने कंपनी। आज भी अगर आप देखोगे गाइस, आज भी भले ही अब तो रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी हो गई, उसके 1 लाख शेयर होल्डर से भी ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, राइट, बट आज भी रिलायंस के मेमोरेंडम में जाके आप देखोगे ना गाइस, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो आज भी आपको धीरू भाई अंबानी का एंड मुकेश भाई अंबानी का नाम लिखा हुआ मिलेगा कि भैया इन्होंने 10-10 शेयर्स लेके कंपनी की शुरुआत की थी। बिकॉज ये क्लॉज कभी भी चेंज ही नहीं होता है। जो आपकी कंपनी के सबसे पहले शेयर होल्डर्स है, उन्हीं का नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर आता है। उसके बाद भले ही उन्होंने शेयर्स बेच दिया हो, धीरू भाई अंबानी तो इस दुनिया में भी नहीं है, राइट, फिर भी उनका नाम यहां से नहीं हट सकता। जब तक रिलायंस जिंदा है, जब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिंदा है, राइट, इनका नाम मेमोरेंडम के अंदर रहेगा। ये क्लॉज को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। सो यस गाइस, देयर आर 6 क्लॉज। आप लोग मेरे साथ ये 6 के 6 क्लॉज का नाम बोलोगे गाइस, राइट, आप लोग भी वहां पे बोलोगे। नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, समझना, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आई रिपीट, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, नाम आया पहले बच्चे का, फिर उसके बाद उसको उसका घर दिखाया, राइट, फिर वो इस धरती पे क्यों आया है वो ऑब्जेक्ट बताया, एंड फिर उसकी लायबिलिटी का एहसास करवाया उस बच्चे को। फिर बच्चा बोला अरे पापा अथॉरिटी तो दो, बड़ा हो गया अब तो, ठीक है, एंड फिर ये अथॉरिटी फुलफिल करने के लिए पैसा तो दो। सो मतलब कंपनी के पास पैसा कहां से आता है? 5वां क्लॉज कैपिटल क्लॉज होता है कि जिसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखी हुई होती है, जो हमने डिस्कस किया गाइस। एंड छठा क्लॉज सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है कि जिसमें जितने भी फर्स्ट शेयर होल्डर है, 1 2 3 4 जितने भी है, राइट, वो सबका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सिग्नेचर, कितने शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं, राइट, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होती है। समझना गाइस। सो टोटल देयर आर 6 क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखते हैं गाइस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रीड करते हैं। The memorandum of association is in fact its charter। चार्टर के वहां पे लिखो गाइस, चार्टर मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ना गाइस, उसको चार्टर बोलते हैं। कोई भी एंटिटी का मेन डॉक्यूमेंट होता है गाइस, यूएसए में, अमेरिका में इसको चार्टर बोलते हैं, राइट। सो गाइस, ऑफ द कंपनी इज इन फैक्ट इज अ चार्टर। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है गाइस वो चार्टर है। इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कंपनी का बंधारण कैसे हुआ। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना, भारत में बंधारण, ठीक वैसे ही गाइस ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किसका कॉन्स्टिट्यूशन है? कंपनी का है। समझना, जिसके अंदर स्कोप लिखा हुआ होता है, कंपनी के पास क्या पावर है वो लिखा हुआ होता है, राइट, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती है। इट इज वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफिस ऑफ द कंपनी इज बिल्ड। मतलब ये एक बेस है गाइस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेस है जिसके ऊपर पूरी कंपनी बनती है। क्यों? बिकॉज कंपनी को पूरे लाइफ टाइम में क्या करना है ना, वो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज बताएगा। समझना, तो ऑब्वियसली जितना अच्छे से आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा होगा वो वाली चीजें कंपनियां कर पाएंगी। कंपनी की ब्रांड है ना, ब्रांड, कंपनी का नाम, वो कंपनी के नेम क्लॉज में लिखा हुआ होगा, जो कंपनी पूरे लाइफ में अपना ब्रांड नेम बनाएगी। समझना गाइस, ठीक है। कंपनी कहां पे है, कंपनी का ऑफिस कहां पे है, वो मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ होगा। कौन से स्टेट में है, आई मीन टू से कंपनी के जो रियल ओनर है उनकी कितनी लायबिलिटी, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है लायबिलिटी क्लॉज के अंदर। व्हाट इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड हु आर द फाउंडर मेंबर्स, हु आर द सब्सक्राइबर्स, वी कैन से, जो पहले पहले शेयर होल्डर है, राइट। ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। इसीलिए वहां पे इसको बोला है वेरी फाउंडेशन, मतलब वेरी बेसिक और वेरी बेस्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन विच के कंपनी बिल्डअप हुई है। कंपनी का पूरा एम्पायर, होल एडिफिस वहां पे खड़ा हुआ है, राइट। सो ये सारी चीजें गाइस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद वहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड and therefore identify the possible scope of its operation beyond which its action cannot go। समझना गाइस, जो भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है वही कार्य आप कर सकते हो।
जोमेटो अभी अभी लिस्टेड हुआ, ठीक है। अभी जोमेटो के अंदर लिखा हुआ है कि वो फूड डिलीवरी कर सकता है, फूड बिजनेस में वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। कल जाके जोमेटो पब्लिक इश्यू लाने के बाद, आईपीओ लाने के बाद बोले कि नहीं नहीं हम तो सीमेंट बनाने का फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं, तो क्या वो जोमेटो कर सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। आई रिपीट, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई है। अगर जोमेटो को सीमेंट बनाने की फैक्ट्री खोलनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? सो कानून ये बोलता है कि जोमेटो को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय आप अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। सो क्या बोला? ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट, हेतु लखेलो है, फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर ए आइडेंटिफाई करेगा इज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन, कि भैया वो कौन सा काम कर सकती है। एंड उससे आगे तो आप सोचना भी मत कि उसमें जो लिखा है उससे भी आगे आप जाओगे, नो, बियॉन्ड विच, उसके ऊपर आपके एक्शन नहीं जा सकते। उन्होंने फूड डिलीवरी का बिजनेस बोला है, यू कैन डू ओनली फूड डिलीवरी। अगर आपको कोई और बिजनेस करना है, आपको आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। सिंपल, वेरी क्लियर। दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट गाइस, कि जो भी पॉसिबल स्कोप होगा वो स्कोप के अंदर ही आपको रहना है। सो पॉसिबल स्कोप इज देयर, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप। Second point, it enables shareholders, creditors, and all those who deal with the company to know what its power are and what activities it can engage in. समझना गाइस, वो अपने शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, एंड जितने भी लोग जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनके पावर क्या है एंड उनकी एक्टिविटीज क्या हो सकती है, राइट, वो सब कुछ वो बताता है। शेयर होल्डर्स को एनेबल करता है, मतलब कि उनको अलाउ करता है, क्रेडिटर्स को अलाउ करता है, एंड जितने भी लोग जो कंपनी के साथ डील करते हैं टू नो व्हाट इट्स पावर आर एंड उनकी क्या एक्टिविटीज हो सकती है। तो इसने और बोला, अ मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसको हाईलाइट करेगा, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी बंदा इसको चेक कर सकता है। कंसिक्वेंटली एवरी पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, एवरी पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसा मान लिया जाता है कि वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, समझना गाइस, आज कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, राइट, एनी पर्सन, कोई भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, अगर वो कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी चीज का, गुड्स प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी चीज का, राइट, सो कानून ये बोलता है कि भैया, हमने कानून ऐसा मान लेता है कि भैया ये बंदा जो है ना, जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पर्सन है, एनी पर्सन, राइट, दिस पर्सन हैज रीड द मेमोरेंडम, कंपनी का मेमोरेंडम वो पढ़ के आया है, समझना, एंड ही हैज द नॉलेज, he has the knowledge, उसके पास कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर जो भी चीजें लिखी है, राइट, नॉलेज ऑफ द कंडीशन, जो भी कंडीशन है अंदर लिखी है गाइस, उस कंडीशन का इस भाई साहब के पास भरपूर मात्रा में नॉलेज है, और वो सेटिस्फाइड है कि जो भी अंदर लिखा है मुझे वो मंजूर है। भले ही कंपनी ने ये भाई साहब को मेमोरेंडम की कॉपी नहीं डिलीवर की हो, बिकॉज मेमोरेंडम एमसीए की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आप कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम वहां से निकाल सकते हो। 100 रुपए का पेमेंट है, वो पे करके आप डेफिनेटली कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम वहां से डाउनलोड कर सकते हो, समझना गाइस। सो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राइट, इसीलिए सेक्शन 399, राइट, बोलता है कि भैया ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी बंदा अगर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो वो मेमोरेंडम पढ़ के आया है, एंड उसको ईच एंड एवरी कंडीशंस जो मेमोरेंडम की है उसके अंदर उसको सेटिस्फैक्शन है, राइट, बिकॉज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट।
the shareholders must know the process for which his money can be used by the company and what risk he is taking in making the investment. शेयर होल्डर को ये भी मालूम होना चाहिए गाइस कि वो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। आज मैंने तो जोमेटो का आईपीओ भरा था तो ये सोच के ही भरा था कि भैया फूड डिलीवरी बिजनेस मार्केट में बहुत चलने वाला है, राइट। फूड डिलीवरी बिजनेस मार्केट में बहुत चलने वाला है तो जोमेटो नेक्स्ट 10 इयर्स तक तो डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा और मेरा रिटर्न मुझे मिलेगा, समझना। ये सोच के ही मैंने पैसा डाला। अभी कल जाके जोमेटो ऐसा बोले नहीं नहीं मैं तो सीमेंट बनाऊंगा तो मेरे इन्वेस्टमेंट का तो पानी हो जाएगा ना जो मैंने सोचा था, राइट। इसीलिए गाइस मेमोरेंडम को इतना इजीली वो लोग चेंज नहीं कर सकते, करना भी है तो उनको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है, समझना गाइस, राइट। सो क्या बोला यहाँ पे, द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द प्रोसेस पर्पस, मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। मतलब कि इवन आपको मालूम है कि जोमेटो ने आईपीओ लेके आया ना तो जोमेटो ने है ना प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था मतलब कि एक ऑफर लेटर है, इनविटेशन है कि भैया आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, हमारी कंपनी ने क्या बिजनेस अभी तक किया है, कितना बिजनेस किया है, कंपनी का क्या सपना है, राइट। और आप अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम ये पैसा कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ होता है। ये पब्लिक को दिया, बेस्ड ऑन दैट पब्लिक ने ये पैसा इन्वेस्ट किया। सो अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली और फिर आप कोई और ही बिजनेस करो, नहीं नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते। सो गाइस पब्लिक को बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट पब्लिक को मालूम था कि भैया मेरा पैसा जोमेटो कहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। कौन से पर्पस के लिए, राइट, कंपनी उनका पैसा इस्तेमाल करने वाली है, एंड वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट, वो क्या रिस्क ले रहा है इन्वेस्टमेंट करके, राइट। सो यस वो कंपनी को अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। A company cannot depart. Company cannot depart from the provisions contained in the memorandum. However, imperative may be the necessity for the departure. मतलब कि कंपनी अपने मेमोरेंडम की प्रोविजंस को इग्नोर नहीं कर सकती, कंपनी मेमोरेंडम को अवॉइड नहीं कर सकती, चाहे कितना भी नेसेसरी क्यों ना हो गया हो कि भैया अब तो ये कर और मर की स्थिति है, इधर मेमोरेंडम का त्याग करो या मर जाओ। तो कंपनी को मर जाना पसंद करना है बट कंपनी को कभी भी मेमोरेंडम का त्याग नहीं करना है। जो मेमोरेंडम के अंदर लिखा है वही चीजें कंपनी को फॉलो करनी है रिगोरियसली, राइट। कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। It cannot enter into a contract or engage in any trade or business, राइट। कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस के अंदर एंटर नहीं हो सकती विच इज बियॉन्ड द पावर, समझना गाइस। उसके पास जो पावर है उसका कॉन्ट्रैक्ट करो चलेगा, उसके पास जो एक्सेस दिया हुआ है मेमोरेंडम के अंदर वहां तक कंपनी वर्क कर रही है, इट्स ओके। बियॉन्ड द पावर जाने का सोचा ना तो गाइस कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इफ इट डज सो, अगर उसने ऐसा किया, अगर कंपनी बियॉन्ड द पावर गई, इट वुड बी अल्ट्रा वीरस एंड द कंपनी एंड वॉइड। मतलब कि अगर वो कंपनी वहां पे ज्यादा ऊपर जाती है, मतलब कि जो पावर नहीं है, अल्ट्रा वीरस का मतलब होता है गाइस, अल्ट्रा वीरस का मतलब होता है अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, एंड वीरस मतलब पावर। अगर कंपनी ने ऐसा किया कि जिस चीज की अथॉरिटी नहीं थी और उसी के ऊपर जाके काम किया तो उसको अल्ट्रा वीरस बोला जाएगा, मतलब बियॉन्ड दी पावर बोला जाएगा, और ये वॉइड है मतलब ये कैंसिल हो जाएगा गाइस, ये चीजें नहीं टिकेगी। वॉइड का मतलब होता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये काम अगर आपने किया भी है तो उसको वैलिड का अपोजिट होता है गाइस। कोई चीज आपने बोला ना कि ये वैलिड है, राइट, और वैलिड नहीं है तो उसके लिए कानून ने कौन सा वर्ड बनाया, राइट, वॉइड बनाया, कैंसल्ड, और वी कैन से नॉट वैलिड। समझना गाइस, राइट। सो यस आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो बातें लिखी हुई है वो आपको कंपल्सरीली फॉलो करनी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल।
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। मेमोरेंडम ही आपका सब कुछ है गाइस, आपको ये फॉलो करना ही है। यू डोंट हैव एनी अदर एस्पेक्ट्स। वेरी क्लियर। ये ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते गाइस, समझना। ऑब्जेक्ट के अंदर पॉसिबल स्कोप लिखा हुआ होगा। कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ तो यस, वहां पे ये मेमोरेंडम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उस बंदे के पास नॉलेज है, राइट। और वो कंडीशंस को वहां पे एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस कंटेन्ड therein. The shareholders must know the purpose for which his money can be used by the company and what risk he is taking in making the investment. Right? So this is what. ठीक है। फिर guys, ये जो मैंने आपको लायबिलिटी वाला क्लॉज सिखाया था, राइट, जिसमें मैंने आपको बोला भी था कि ये जो कंपनी का लायबिलिटी होता है ना, राइट, ये कंपनी के लायबिलिटी वेरियस टाइप्स की होती है, ठीक है, जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो सब कुछ वहां पे आता है, ठीक है। सो अभी उसमें कि अगर आपकी कंपनी जिसकी जो लायबिलिटी है ना, वो लायबिलिटी के हिसाब से उसका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, उसका ड्राफ्ट भी अलग अलग होता है, समझना है इस। वो लायबिलिटी के हिसाब से मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का ड्राफ्ट फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि लायबिलिटी के हिसाब से, राइट, देयर आर टू लायबिलिटीज। एक किसी भी चीज की लिमिटेड लायबिलिटी होती है एंड दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो लिमिटेड लायबिलिटी में भी दो है, राइट। एक लिमिटेड बाय शेयर्स होता है एंड दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी होता है। लिमिटेड बाय गारंटी में भी दो चीजें है गाइस, एक हैविंग नो शेयर कैपिटल है कि जिसमें उनके पास कोई शेयर्स नहीं है, एक हैविंग शेयर कैपिटल है कि जिसमें लायबिलिटी भी लिमिटेड बाय गारंटी है और उनके पास शेयर्स भी है। ये दोनों चीजें वहां पे कंसीडर की जाएगी, समझना है। ठीक है। एंड फिर होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी में भी दो टाइप है, एक होता है हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड दूसरा होता है हैविंग शेयर कैपिटल। सो टोटल अगर हम देखने जाए ना गाइस, सो टोटल 5 टाइप की कंपनी हुई। एक लिमिटेड बाय शेयर्स हुआ, एक लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल हुआ, एक लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल हुआ, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है, या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी जिसकी कोई शेयर कैपिटल है, राइट। सो इस हिसाब से अगर आप देखने जाओ ना गाइस, सो टोटल 5 टाइप की आपकी कंपनी हुई, ठीक है। सो अभी जैसे आपका टाइप होगा, ठीक वैसे ही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे, समझना। जैसे आपका टाइप होगा ठीक वैसे ही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के फॉर्मेट जो होंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, तो कानून ये बोलता है कि भैया, सॉरी, लिमिटेड बाय कंपनी के लिए मेमोरेंडम का फॉर्मेट है ना, वो टेबल ए के अंदर है। कौन से टेबल के अंदर है गाइस, टेबल ए के अंदर, राइट। एंड जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, उसका फॉर्मेट टेबल एफ के अंदर है। सो ये क्या हो गया गाइस आपके लिए, आफ्टर। हाँ, क्या याद रखने का इनके लिए, आफ्टर, ए एफ, आफ्टर, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी वाली अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो ना गाइस, जिसमें हैविंग नो शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको याद रखने का बिहाइंड। बिहाइंड बोले तो बी एच, ठीक है, बिहाइंड। यहाँ पे पहले क्या याद रखा, आफ्टर। अभी इसमें क्या याद रखने का, बिहाइंड, मतलब टेबल बी एंड टेबल एच, ठीक है। फिर यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल होना, तो यहाँ पे आपको याद रखने का कि सीजी, क्या बोलने का, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, टेबल सी, टेबल जी, ठीक है। फिर अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है ना, जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो इसमें क्या याद रखने का पता है, आज तो बजेगा क्या, डीजे,
ठीक है, क्या याद रखने का गाइस, डीजे अनलिमिटेड लायबिलिटी है जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है, राइट। तो वहां पे टेबल डी आएगा आपका मेमोरेंडम का फॉर्मेट, एंड आर्टिकल्स का फॉर्मेट जो है ना गाइस वो टेबल जे आएगा, ठीक है। फिर अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है जिसमें हैविंग शेयर कैपिटल है, मतलब शेयर कैपिटल है, ठीक है। आप लोग को मालूम है गाइस, अगर एक गुजराती पापा, राइट, अपनी बीवी को मतलब के अपनी मम्मा को बुलाते हैं, ठीक है, तो वो नाम से नहीं बुलाते ना, तो ऐसे बोलते हैं अली ओए सांभळने, राइट। सो मम्मा अगर किचन में है या बालकनी में है तो जोर से बोलती है ये आई, ऐसे करके वो बोलती है, राइट। सो ठीक वैसे ही गाइस यहाँ पे अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है जिसमें हैविंग शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो क्या है, टेबल ई, टेबल आई, ई आई ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। So total there are 5 types of liability: limited by shares, limited by guarantee जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। हाँ, अगर आपको मेरे फॉर्मेट में याद रखना है तो पहले शेयर कैपिटल नहीं है वो वाली चीज पहले लिखने के, हैविंग नो शेयर कैपिटल, ठीक है। सो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग नो शेयर कैपिटल, बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हैविंग नो शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक इस हिसाब से आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे याद रखेंगे, आफ्टर, बिहाइंड, सीजी, डीजे, ई आई, ठीक है। कुछ इस हिसाब से अगर आप याद रखोगे गाइस, सो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप फटाफट कॉपी कर लो ना, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। सिर्फ इतना पोर्शन लायबिलिटी वाला जो मैंने आपको ये टेबल लिखवाया, सिर्फ इतना पोर्शन आप कॉपी कर लो फटाफट, दिस मच। ठीक है गाइस, सो चार्ट के हिसाब से यहाँ पे टेबल ABCDE दिया हुआ है, जो चार्ट हमने अपनी ड्रॉ किया उसी हिसाब से। The memorandum and the articles of the company must be close to the model forms, right? आपका जो मॉडल फॉर्म है, ये इसको मॉडल आर्टिकल बोलते हैं गाइस, मॉडल फॉर्म्स बोलते हैं, राइट। मतलब मॉडल मेमोरेंडम, मॉडल आर्टिकल, ठीक है। सो एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, मतलब जिस हिसाब से आपके सर्कमस्टेंसेस हो, कानून ये बोलता है कि आपका जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है वो ये टेबल्स के हिसाब से होना जरूरी है, टेबल ABCDE जो हमने पढ़ा। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम गाइस, हमने ओरली तो बहुत सारा कंटेंट डिस्कस किया कि क्या होता है मेमोरेंडम के अंदर, बट अभी इसको हम रीड करके भी इस कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं गाइस। तो सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज, ठीक है। सो यहाँ पे बोला द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड होना चाहिए, इन केस अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट। अगर वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बट अगर वो कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। बट यस, अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी हो ना, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन 8 कंपनी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है, राइट। हमने इसको पढ़ा था गाइस कि जो कोई प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनी है। तो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, उसको आपके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा कि भैया सेक्शन 8 कंपनी को ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। नो नीड टू राइट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड। ठीक है, दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी को आप पहचानोगे कैसे कि ये सेक्शन 8 कंपनी है, इसीलिए गाइस उसके नाम के अंदर इसमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। फॉर द कंपनीज जो सेक्शन 8 वाली है, द नेम शेल इंक्लूड, उसके नाम के अंदर फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, राइट। ऐसे नाम वहां पे लिखे हुए होते हैं, समझना गाइस, ऐसे नाम वहां पे क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, सो दैट आप लोग को वो देख के ही पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं है, राइट। सो इसने बोला कि भैया सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको ये सारी चीजें वहां पे करनी पड़ेगी,
फॉर द कंपनीज जो सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, सो आपका नाम वहां पे इंक्लूडेड होना जरूरी है। कौन से वर्ड्स वहां पे बोले? फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, राइट? ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। एज पर दी एमसीए नोटिफिकेशन 5 जून 2015 को गाइस बहुत सारा नोटिफिकेशन आया था, तो वहां पे उसने बताया कि भैया गवर्नमेंट कंपनी का जो नाम है ना, राइट, वो लिमिटेड से यू वहां पे एंड होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी का नाम लिमिटेड वर्ड से एंड होना जरूरी है। इन द केस ऑफ ओपीसी होगा तो पीछे नाम के पीछे 1% कंपनी आना जरूरी है। समझना कैसे? अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है, राइट, तो जैसे मेरी कंपनी है एक, तो उसमें नाम क्या है पता है? सचिन एडवाइजरी। अभी इसमें प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नहीं लिखूंगा तो चलेगा, सचिन एडवाइजरी, राइट? सपोज मैंने यहाँ पे, बिकॉज ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1% कंपनी। पीछे तो मेरा नाम क्या आना चाहिए? मैं सीधा भी ऐसा भी लिख सकता हूँ, सचिन एडवाइजरी 1% कंपनी, ऐसा भी लिख सकता हूँ, या सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड 1% कंपनी। मुझे ऐसा क्लियरली लिखना पड़ेगा कि भैया ये 1% कंपनी है। समझने गाइस? सो नाम के लिए हमने बहुत सारी चीजें देखी गाइस। सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो लिमिटेड वर्ड आपको नाम के पीछे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, हमने सेक्शन 8 कंपनी के लिए लिखा कि सेक्शन 8 कंपनी को ऐसा कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, बट सेक्शन 8 कंपनी को आपके नाम के अंदर फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, वो सारी चीजें वहां पे उसको लिखनी पड़ेगी। ठीक है? देन उसके बाद हमने डिस्कस किया द नेम इंक्लूडिंग फ्रेश, राइट, जो भी फ्रेज थे, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट दैट मे बी अलाउड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के लिए वो वहां पे अलाउड है, दैट टू बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। मतलब कि आप इलेक्ट्रोल ट्रस्ट वर्ड यूज करना चाहते हो ना गाइस, तो आप कर सकते हो, बिकॉज ये वैसे भी एनजीओ है, ट्रस्ट जैसा ही है, राइट? तो वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। ये आपको ये लाइन कैंसिल कर दो, इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रोल ट्रस्ट स्कीम 2013 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है? ये आप नहीं रखोगे तो चलेगा यार, जस्ट आप इतना याद रख सकते हो गाइस, द नेम इंक्लूडिंग फ्रेज। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी के नाम के अंदर इलेक्ट्रोल ट्रस्ट वाला वर्ड यूज करना है तो भी आप कर सकते हो। बाकी आप ये वाले नाम तो लिख ही सकते हो जिसके अंदर फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल और वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। ठीक है? फिर उसके बाद गाइस, ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपन पढ़ेंगे ना, जिसने भी मेरे को एक मैसेज किया है, उसके अंदर बाकी के टेबल्स आएंगे, राइट? यहाँ पे वो आर्टिकल्स के टेबल है एफ वाले, तो वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, राइट? नो नीड टू वरी। सो टेबल ए बी सी डी ई जो है गाइस, वो यहाँ पे मेमोरेंडम के लिए होता है।
ठीक है, फिर उसके बाद गाइस सेकंड क्लॉज होता है। सेकंड क्लॉज वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, बट मैंने आपको बोला था ना कि पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं लिखा हुआ होगा, उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ होगा, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। समझना, सिर्फ स्टेट का नाम लिखा हुआ होगा गाइस, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे हाईलाइट कर देना अपनी बुक के अंदर, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। राइट, तो स्टेट को हाईलाइट करना गाइस। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा हुआ होगा गाइस, वो भी मैंने आपको बताया। राइट, कि जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, तो उसके मेन ऑब्जेक्ट एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं ना। राइट, ठीक वैसे ही गाइस, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसीडर नेसेसरी इन द फर्दरेंस, मतलब आगे कंपनी को बढ़ाने के लिए। अभी ये जो सेक्शन 8 कंपनी होती है गाइस, ये सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है या पब्लिक लिमिटेड होती है? सो गाइस ये कोई भी हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कंपनी कौन सी है। अब जैसे ये कंपनी होगी, राइट, सपोज ये कंपनी, और बट इतना फिक्स है कि सेक्शन 8 कंपनी की जो लायबिलिटी होती है ना गाइस, ये लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, इधर लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी। राइट, अभी अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके लिए भी यही टेबल आएगा, टेबल ए आएगा। लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके लिए टेबल बी या टेबल सी आएगा, सिंपल। ठीक है, एंड सेम गोज टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो भी लिमिटेड वाला ही आएगा। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोई सेपरेट मेमोरेंडम या आर्टिकल्स बनाने की जरूरत वहां पे नहीं है, सिंपल एज दैट। अगर कंपनी अपना एक्टिविटी चेंज कर लेना, समझना गाइस, अगर कंपनी अपना क्या करती है एक्टिविटी, जैसे मैं एक दो नाम बोलता हूं, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ये पढ़ के आपको क्या ख्याल आता है, ये कंपनी क्या करती होगी? सीमेंट बनाती है, समझना। राइट, मैकडोनल्ड्स फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड, तो ये आपको क्या ख्याल देता है कि भैया ये कंपनी क्या करती है? तो ये कंपनी फूड बिजनेस के अंदर है। यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, राइट? तो ठीक इस हिसाब से कंपनी की जो एक्टिविटी होती है, नैरोलेक पेंट्स लिमिटेड, तो ये कंपनियां पेंटिंग वाला काम करती है, पेंटिंग, पेंट कलर बनाती है। सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनियां क्या करती है? एडवाइजरी का काम करती है, कंसल्टेंसी फर्म खोल के बैठी है। यू गेटिंग दिस गाइस? सो जो कंपनी का नाम होता है ना, उस नाम के अंदर कंपनी की एक्टिविटी आनी चाहिए, समझना। कंपनी के नाम के अंदर अगर कंपनी अपना एक्टिविटी चेंज कर ले, सपोज अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है, उस अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को मस्ती सूझी कि नहीं नहीं भाई, हम तो है ना अभी कल से दूध दही छाछ माखन बेचते हैं, चलो, हाँ, तो फिर नाम वही रखेंगे, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। और कंपनी क्या करती है? नहीं नहीं, कंपनी तो दूध की फैक्ट्री है अमूल की तरह। अरे भाई तेरा नाम चेंज कर, अंबुजा मिल्क लिमिटेड कर दे। यू गेटिंग दिस, राइट? या अंबुजा डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड कर दे, बिकॉज तू डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस में लग गया है। यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सो यहाँ पे वही चीज लिखा है, इफ एनी कंपनी अपना एक्टिविटी चेंज करती है जो उसके नाम के अंदर रिफ्लेक्ट न हो, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद द एक्टिविटीज। आपको आपका नाम चेंज करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटी। मतलब कि अगर आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज करते हो एंड आपका नया वाला ऑब्जेक्ट आपके नाम के अंदर नहीं दिख रहा है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा, समझे? अगर आप अपना एक्टिविटी चेंज करते हो जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर नेम ऑफ द कंपनी, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? इट शैल चेंज इट्स नेम, आपको आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। राइट, आपको नाम भी इसी करने क्या गए थे, आपको एक्टिविटी चेंज करने के लिए गए थे, और आपको क्या करना पड़ा? आपको नाम भी चेंज करना पड़ा। यस बेटा, उसी को तो एमओए, आप नाम चेंज कर रहे हो, मतलब आपको नाम किसके अंदर लिखा हुआ है गाइस? कम ऑन यार, ये नाम किसके अंदर लिखा हुआ है? मेमोरेंडम के अंदर, राइट? ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? मेमोरेंडम के अंदर। नाम चेंज करते हो उसका मतलब क्या कि मेमोरेंडम के अंदर आपको चेंजेस करने हैं। नाम चेंज करने का मतलब ही होता है कि मेमोरेंडम चेंज करना है। यस सुफियान, सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड सच में एग्जिस्ट करती है। राइट, आप लोग के डाउट्स गाइस मैं ये टॉपिक खत्म होने के बाद लूंगा।
द लायबिलिटी ऑफ द मेमोरेंडम है गाइस। लायबिलिटी के बारे में हमने भरपूर मात्रा में चर्चा विचारणा की है, ये देखिए गाइस, फिर भी एक बार उसको फटाफट रीड कर लेते हैं। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, उसको लायबिलिटी क्लॉज बोलते हैं, राइट। लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, इसमें आपकी लायबिलिटी कितनी, जितने आपने शेयर्स लिए होंगे उसमें जो अनपेड कैपिटल होगा उतनी आपकी लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। इन केस कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें कितनी लायबिलिटी है, तो द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक, राइट। उन्होंने वहां पे गारंटी लिया होगा कि भैया हम इतना इतना गारंटी लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी उठ गई या वाइंडिंग अप की सिचुएशन में चली गई, राइट, तो हम इतना पैसा देंगे। तो जितना उन्होंने गारंटी लिया होगा उतनी ही उनकी लायबिलिटी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है which each member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member। मतलब वो कंपनी के अंदर है, मेंबर कंपनी के अंदर है, एंड अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तब भी उस मेंबर की लायबिलिटी आएगी। सपोज वो मेंबर कंपनी के अंदर छोड़ के चला गया, लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर जो कंपनी का मेंबर था, गारंटी होल्डर, वो कंपनी छोड़ के चला गया, ठीक है। वो आज गया ना, तो आज से नेक्स्ट 1 साल तक भी उसकी लायबिलिटी एज इट इज रहेगी, राइट। एंड अगर वो आज छोड़ के गया एंड कल 2 दिन के बाद अगर कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन के अंदर चली जाती है तब भी वो लायबल रहेगा, समझना गाइस, तब भी उनकी लायबिलिटी एज इट इज रहेगी, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रहे। क्या लिखा, फिर से पढ़िए गाइस। इन केस अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, राइट, द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप, राइट। कंपनी वाइंडिंग अप में सिचुएशन में चली जाती है, व्हाइल ही इज मेंबर, जब वो मेंबर है और कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तब भी उसकी लायबिलिटी है। विद इन 1 ईयर, 1 साल तक आपकी लायबिलिटी रहेगी। अगर आप मेंबर से सीज भी हो जाते हो, तो आप कंपनी से मेंबरशिप छोड़ भी देते हो, तब भी नेक्स्ट 1 ईयर तक आपका लायबिलिटी रहेगा। किस चीज का लायबिलिटी रहेगा, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी or of such debt and liability as may have been contracted before he ceases to be a member, राइट। जो भी कंपनी की थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है, कंपनी की डेट है, कंपनी की जो भी लायबिलिटीज है, वो सबके लिए वो मेंबर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, टू द कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस जो वाइंडिंग अप के होते हैं, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स टू द कॉन्ट्रीब्यूटरी अमंग देमसेल्व्स, राइट। मतलब के वाइंडिंग अप के एक्सपेंस होते हैं गाइस, वाइंडिंग अप में आपको लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट, और वो सारी चीजें, तो एक्सपेंसेस होंगे जो भी वाइंडिंग अप के गाइस, उसके लिए भी ये भाई साहब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें उनको वहां पे कंसीडर करनी होगी गाइस। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, या फिर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। जिस हिसाब से कंपनी की लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी क्लॉज के अंदर, मतलब के चौथे क्लॉज के अंदर लिखा हुआ होगा। हे कम ऑन गाइस, फिर से सारे क्लॉज बोलिए ना एक बार। नेम क्लॉज, सीक्वेंस में बोलने का, हाँ गाइस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, दैट इज एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, राइट। ठीक इस हिसाब से वो वहां पे रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे बाकी के 2 क्लॉज भी लिखे हुए हैं गाइस। एक तो लिखा हुआ है ऑथोराइज कैपिटल वाला क्लॉज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ अ फिक्स अमाउंट। देखो ये एक बार पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा गाइस। मैंने ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज पूरा लिख के दिया है। द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट, यहाँ पे देखो, the authorized share capital of the company is divided is rupees, पहले तो कितना है, is rupees 1 करोड़, राइट। तो मैंने लिखा है 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स, राइट। किसके अंदर डिवाइड हुआ है, तो भैया 10 लाख इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। सो टोटल कितनी ऑथोराइज कैपिटल है, कितने शेयर्स है, राइट, एंड एक शेयर की क्या वैल्यू है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। सो देखो यहाँ पे भी वही चीज है, द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, एक अमाउंट लिखी थी मैंने 1 करोड़, यस, डिवाइडेड इनटू शेयर्स, कितने शेयर से, 10 लाख, ऑफ फिक्स अमाउंट 10 रुपया, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैव अग्रीड टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट देयर नेम, राइट। आपको वहां पे उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं वो सब कुछ भी आप वहां पे लिखते हो, विच शैल नॉट बी लेस देन द 1 शेयर, राइट। वो एक शेयर से ज्यादा, एटलीस्ट एक शेयर तो उसको वहां पे
मेरी आवाज आ रही है ना? ओके चलो ग्रेट, ठीक है। यस गाइस, सो कैपिटल क्लॉज हमने देखा पहले। कैपिटल क्लॉज के अंदर कितनी कैपिटल है, क्या है, वो सब कुछ आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद वहां पे एसोसिएशन क्लॉज, द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी। समझना है कैसे, यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि इन्होंने दोनों चीज साथ में लिख दी कैपिटल क्लॉज के अंदर। कैपिटल क्लॉज के अंदर आपके जो मॉड्यूल है उसके अंदर दोनों चीजें लिख दी। एक तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में भी लिख दिया, राइट, एंड दूसरा कि भैया सब्सक्राइबर्स कितने शेयर्स लेते हैं वो भी यहां पे लिख दिया है। आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखो, द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू द शेयर्स इनटू द फिक्स अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो वो अग्री कर रहे हैं कि वो लोग लेंगे, और उनके नाम के आगे ही देखो मैंने भी नाम के आगे लिखा कि वो लोग कितने शेयर्स लेने वाला है, राइट। सो यस, वो लोग वहां पे नाम के आगे ऐसा लिख रहे हैं, देखो, इंस्टेड इंडिकेटेड अपोजिट देयर नेम which shall not be less than 1 शेयर। एटलीस्ट एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज तो आपने लिया क्या? हाँ, मिनिमम एक शेयर तो आपको लेना पड़ेगा गाइस, उससे पहले तो आप क्या नहीं हो सकते, कंपनी के सब्सक्राइबर नहीं हो सकते। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लॉज। अगर कंपनी की कोई शेयर कैपिटल ही नहीं है, ऐसा हो सकता है, यस, हमने अभी अभी देखा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल, राइट। तो उस केस के अंदर उसको क्या करने की जरूरत नहीं है। तो कानून ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी की कोई शेयर कैपिटल ही नहीं है तो आपको वहां पे कोई सब्सक्रिप्शन क्लॉज जैसा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्लॉज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड फिर उन्होंने वहां पे छठा क्लॉज जो नाम दिया ना गाइस, बिकॉज पांचवा एंड छठा जो मैंने आपको सिखाया वो एक ही के अंदर डाल दिया। छठा क्लॉज ये लोग नाम दे रहे हैं एसोसिएशन क्लॉज। क्या नाम दे रहे हैं ये? एसोसिएशन क्लॉज। क्या बोला? द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी द मेमोरेंडम शैल कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लॉज। मतलब कि वो लोग ऐसा, एवरी सब्सक्राइबर जो होंगे ना मेमोरेंडम के, वो लोग एटलीस्ट एक शेयर ले रहे हैं और वो ऐसा लिख रहे हैं अपने नाम, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन अगेंस्ट हिम, राइट। तो यस गाइस, यहाँ पे सब कुछ है तो वही, देखो मैंने भी आपको यही बताया कि उनको अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, कितने शेयर्स वो ले रहे हैं वो वहां पे लिखना है, राइट। तो हम गाइस सिर्फ ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज की जगह पे नाम क्या याद रखेंगे? एसोसिएशन। सब्सक्रिप्शन क्लॉज ही उसको बोला जाता है, बट आपको समझाने के लिए वहां पे मॉड्यूल के अंदर एसोसिएशन क्लॉज लिखा हुआ है, सो हम भी उसको एसोसिएशन क्लॉज की तरह ही ट्रीट करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली हमको लिखना तो वही है कि भैया कितने सब्सक्राइबर्स, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन, कितने शेयर्स उन्होंने वहां पे लिए हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। सिंपल एज दैट गाइस। सो कुल इस तरीके से आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। बट अगर ओपीसी है तो ओपीसी के अंदर 6 नहीं बट 7 क्लॉज होते हैं। ये 7th क्लॉज जो मैं अभी लिखने के लिए जा रहा हूं गाइस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ओपीसी। अगर किसी ने 1% कंपनी खोला है, राइट, तो यस, ये 1% कंपनी के लिए ये 7वां क्लॉज है गाइस, जो बात करता है, ये 7वें क्लॉज जो है गाइस, राइट, उसको वहां पे हम क्या बोलेंगे? 7th क्लॉज का नाम। 1% कंपनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मेंबर इसके अंदर एक ही मेंबर होता है, अगर उस मेंबर की डेथ हो गई तो वहां पे कंपनी बंद ना हो जाए, राइट, बिकॉज कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज फॉरएवर, राइट, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सो यहाँ पे ये जो वहां पे 7th क्लॉज है उसको हम बोलेंगे गाइस नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज मतलब कि यहां पे नॉमिनी का नाम लिखा हुआ होगा कि अगर सोल मेंबर जो है, एक ही मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो गई, अगर उसकी डेथ हो गई तो ये जो नॉमिनी है 1% कंपनी का, राइट, वो वहां पे इस ओपीसी का चार्ज संभालेगा। समझना गाइस, in the case of OPC the name of the person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company, तो गाइस उसको नॉमिनी बोलते हैं, इस क्लॉज को बोलते हैं नॉमिनेशन क्लॉज, राइट। ये सिर्फ ओपीसी के लिए ही रहेगा और वो आपको याद रखना पड़ेगा। द मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए,
समझना कैसे, ये 7वां क्लॉज हो गया। अभी आपका जो मेमोरेंडम है गाइस वो प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ के अंदर डिवाइडेड होना चाहिए, उसको आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबर कंसेक्यूटिवली 1 2 3 4 5 6, वो साइंड होना चाहिए एटलीस्ट बाय 7% अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो, राइट, एंड 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 इन केस ऑफ ओपीसी। पब्लिक कंपनी होगी तो गाइस कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, 7 सब्सक्राइबर्स होंगे। समझिए, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर्स होंगे, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स होंगे, एनओपीसी के अंदर तो मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो 1 ही सब्सक्राइबर होता है। ठीक है, सो कुछ इस हिसाब से आपको ये लिखना पड़ेगा, ये पढ़िए गाइस। द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर वो डिवाइडेड होगा। मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए गाइस, पैराग्राफ के अंदर डिवाइडेड होना चाहिए, कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए एंड साइंड होना चाहिए। साइन एटलीस्ट कितने लोग को करनी है उसके बारे में हमने देखा, अगर पब्लिक कंपनी होगी तो 7 सब्सक्राइबर साइन करेंगे, प्राइवेट कंपनी होगी तो 2, ओपीसी होगी तो 1 सब्सक्राइबर्स, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। यस गाइस, यहाँ पे विटनेस भी सिग्नेचर करता है, और वो विटनेस कौन हो सकता है, तो गाइस आप लोग, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट जो कर रहे हैं वो हो सकता है, या कोई एडवोकेट। ये 4 में से कोई एक ही विटनेस होना चाहिए गाइस, और हम लोग उसका चार्जेस लेते हैं। हु विल अटेस्ट द सिग्नेचर्स, राइट, द पर्टिकुलर्स अबाउट द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम एज वेल एज द विटनेस, राइट, उसका एड्रेस, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका ऑक्यूपेशन, वो भी अंदर लिखना पड़ेगा। मैं आपको मेमोरेंडम का कॉपी भी बताऊंगा गाइस, सो नो नीड टू वरी, सो दैट आपको पता चलेगा कि मेमोरेंडम कैसे दिखता है, राइट। ये इतना खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको मेमोरेंडम का कॉपी भी दिखाता हूँ गाइस अभी। तो यहाँ पे गाइस विटनेस का सिग्नेचर आएगा, विटनेस का नाम आएगा, विटनेस का एड्रेस आएगा, उसका क्या ऑक्यूपेशन है वो भी वहां पे लिखना पड़ेगा। क्या माइनर सब्सक्राइबर बन सकता है, क्या माइनर साइन कर सकता है, तो वहां पे मना किया है गाइस। इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन है, एंड वो एक एजेंट की तरह ही कंपनी कैन, लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। हाउएवर जो माइनर होगा ना गाइस कैन नॉट बी सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम, मतलब माइनर सिग्नेचर नहीं कर सकता, बिकॉज माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप लोग ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये पढ़ा होगा, राइट, कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो वो एज अ सब्सक्राइबर कैसे सिग्नेचर कर सकता है। द गार्डियन ऑफ अ माइनर, राइट, हु सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ will be deemed to have subscribed in his personal capacity, right। तो वहां पे गार्डियन अगर वहां पे सिग्नेचर करता है तो वो चलेगा, और वो गार्डियन ने ही शेयर्स लिया है ऐसा ही वहां पे माना जाएगा। ठीक है, सो मेमोरेंडम की जो ये बातें हमने देखी गाइस, 6 क्लॉज देखा और 7वां क्लॉज हमने ओपीसी के लिए भी देखा। सो ये क्या बोलता है, द अबव क्लॉजेस ऑफ द मेमोरेंडम जो होगा ना गाइस आर कॉल्ड कंपल्सरी क्लॉज, राइट, और कंडीशन वी कैन से। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा भी मेमोरेंडम के अंदर और बातें आप लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपने कोई अदर क्लासेस ऑफ शेयर्स इश्यू किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू किया है, इक्विटी शेयर्स आपने इश्यू किया है, राइट, बट विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो वो भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, राइट। आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते कि जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में जाता हो, आपको वही बातें लिखनी है, राइट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कंपनीज एक्ट के अंदर है ना सेक्शन 3 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भैया आपकी कंपनी लीगल बिजनेस करने के लिए ही आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो क्या मैं गुजरात में कंपनी बना रहा हूं तो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज तीसरा वाला लिख रहा था, और मैंने वहां पे लिखा कि
कि माय कंपनी कैन प्रोड्यूस, कैन मैन्युफैक्चर अल्कोहल, लिकर, ड्रिंक, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? नहीं। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं एक्ट का वायोलेशन कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज एक्ट क्या बोल रहा है? लीगल पर्पस के लिए करो। एंड गुजरात में तो दारूबंदी है, मैं वो तो लीगल हुआ ही नहीं। आई कैन नॉट इनकॉर्पोरेट कंपनी फॉर अल्कोहल और लिकर। यू गेटिंग दिस राइट? सो इसीलिए गाइस आपका मेमोरेंडम ऑलवेज एक्ट को सलाम करेगा। मतलब कि जो एक्ट बोलता है उस हिसाब से मेमोरेंडम बनाओगे तो कोई इश्यू नहीं है। एक्ट के बियॉन्ड जाके आप कभी भी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बना सकते। एक और एग्जांपल देता हूं। एक्ट के अंदर लिखा है कि भैया प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। मैं क्या मेरे मेमोरेंडम के अंदर ऐसा लिख सकता हूं? अरे एक्ट तो कुछ भी बोले, मेरी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। समझना गाइस, राइट? सो मेमोरेंडम एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। आप एक्ट से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना चाहते हो ना, तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि एक्ट के अंदर लिखा है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। बट आप अपने मेमोरेंडम के अंदर ऐसा लिखना चाहते हो, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखना चाहते हो, भैया मेरी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में है ना, मिनिमम 3 शेयर होल्डर होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर। तो मैं एक्ट को तो फॉलो कर ही रहा हूं। एक्ट 2 बोल रहा है, वो तो है ही, 2 से ज्यादा ही कर रहा हूं ना, ऐसा मैं कर सकता हूं। बट एक्ट की अगेंस्ट जाके मैं एक नहीं कर सकता। ठीक है? सो उस केस के अंदर मैं वहां पे स्ट्रिक्ट हो रहा हूं। फिर वहां पे आपके जितने शेयर्स होते हैं गाइस, राइट, उतने वोटिंग राइट्स होते हैं। ये सारी चीजें सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस के अंदर है गाइस, वो मैं आपको डेफिनेटली इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ाऊंगा। इफ इट डज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, पहली बात। इफ इट डज, द सेम शैल बी डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट। अगर मेमोरेंडम के अंदर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो एक्ट से बियॉन्ड की हुई है, तो आप उसके ऊपर कोई लीगल इफेक्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट? इसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगी, वो वॉइड हो जाएगा। सिमिलरली ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम, राइट? सो कंपनी के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे गाइस, वो मेमोरेंडम के हिसाब से चलेंगे। एंड वो सारी बातें मेमोरेंडम की इसके अंदर लिखी हुई होगी। ठीक है गाइस, मैं आपके साथ शेयर करता हूं ड्राफ्ट मेमोरेंडम। जस्ट अ मिनट। यस गाइस, इसका कॉपी डाउनलोड हो रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेमोरेंडम आर्टिकल्स कैसा होता है। यस गाइस, ये देखिए मैंने ऑनलाइन ही कोई भी कंपनी का रैंडमली मेमोरेंडम डाउनलोड किया है, ड्राफ्ट कॉपी। ये पैसा लो डिजिटल लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसका कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वही चीज मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, अभी देखिए ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जितने भी क्लॉज पढ़े उसको अपन देखते हैं। ये इस कंपनी का मेमोरेंडम है, ऐसा लिखा है। पहले तो कंपनी का नाम लिखा, तो ये आपका और कुछ नहीं बट नेम क्लॉज है गाइस, देखिए नेम क्लॉज।
ठीक है। द नेम ऑफ द कंपनी इज पैसालो डिजिटल लिमिटेड। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा है? द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड एट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देखो यहाँ पे सिर्फ स्टेट का नाम लिखा है या टेरिटरी का नाम लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। ये सो एंड सो सोसाइटी में है, ये नंबर पे है, ये ब्लॉक नंबर, ऐसा कुछ भी लिखा है क्या? नहीं लिखा है, समझना, राइट। सो उसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है? नेम ऑफ द स्टेट या टेरिटरी, बिकॉज दिल्ली को राज्य नहीं है, दिल्ली टेरिटरी है, कैपिटल टेरिटरी, तो वहां पे वो लिखा हुआ है। फिर वहां पे तीसरा क्लॉज कौन सा होता था गाइस? ऑब्जेक्ट क्लॉज, राइट। सो ये आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या कंपनी के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? यस, ये देखिए रिलायंस के भी अगर आप देखो गाइस, तो रिलायंस के भी कितने सारे ऑब्जेक्ट है। तो आप रिलायंस का मेमोरेंडम जाके देखना, उन्होंने भी चेंज किया, बिकॉज पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हुआ करता था, राइट। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो जियो का बिजनेस कर रहा है, आज जियो करके इनका वहां पे रेडीमेड गारमेंट का एप्लीकेशन है, आप देखोगे तो आज जियो, राइट। सो जियो का टेलीकॉम का बिजनेस है, उनका केमिकल का बिजनेस है, राइट। तो बहुत सारे मेन एक्टिविटीज इनकी है। तो क्या ऐसा सब कुछ हम एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं? द आंसर इज यस गाइस। अगर हम एक साथ ज्यादा एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट अगर सर कंपनी मल्टीपल एक्टिविटी करती हो तो रिलायंस के नाम में उसका ऑब्जेक्ट शो करेगा? नहीं बेटा, इसीलिए तो रिलायंस ने क्या वर्ड यूज किया? इंडस्ट्री, राइट। अगर आप एक से ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो आप अपने नाम पे कॉर्पोरेशन वर्ड लगा दो, इंडस्ट्री वर्ड लगा दो, सो दैट लोग एटलीस्ट मिसगाइड तो ना हो। रिलायंस सिर्फ ऐसा बोले रिलायंस रेडीमेड गारमेंट लिमिटेड, तो लोगों को यही लगेगा कि रिलायंस सिर्फ रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, बट रिलायंस तो जियो भी चला रहा है, रिलायंस तो रेडीमेड गारमेंट भी चला रहा है, रिलायंस तो केमिकल भी है। इसीलिए उसने एक वर्ड यूज किया बीच में, क्या? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हो, राइट। किसी ने मेरे को ये मैसेज में डाउट भी पूछा था, तो उसका आंसर आ गया गाइस। टाइम आने पे मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, बट उसका एक प्रॉपर टाइम आएगा तो आप अपने दिमाग के अंदर उसको एडजस्ट कर पाओगे, राइट। तो कभी कभी आपका क्वेश्चन पढ़ के भी मैं उस टाइम पे आंसर नहीं करता हूँ, रीजन सिर्फ इतना ही, बिकॉज मुझे पता है कि वो पीछे आने वाला है। यस गाइस, तो तीसरा आपका यहाँ पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा हुआ है गाइस, जिसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है। इसमें ये मेन ऑब्जेक्ट है, एक ही कंपनी के 3 ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि कंपनी का एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स भी होता है जो रिलेटेड टू मेन ऑब्जेक्ट हो, राइट। बट आपको इतना डिटेल में अभी इसको डिस्कस करने, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कंपनी ने डाल दिए होते हैं गाइस, कि कंपनी ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, राइट। तो ये एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स है, तीसरा ही क्लॉज चल रहा है गाइस। फिर उसके बाद ये देखिए गाइस, चौथा क्लॉज जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी क्लॉज। तो ये देखिए गाइस, लायबिलिटी क्लॉज देखा कौन सा क्लॉज है गाइस? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड एंड दिस लायबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। तो इसे क्या पता चलता है ये कंपनी कौन सी है गाइस? लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी, ठीक है। बिकॉज क्या लिखा है, कितना है, जितना उसका अनपेड अमाउंट है उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। फिर पांचवा क्लॉज का कैपिटल क्लॉज के बारे में बात की थी, और मैंने बोला था कि इसके अंदर सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल लिखी हुई होगी। तो ये देखिएगा, इस कैपिटल क्लॉज है, इसके अंदर ऑथोराइज इक्विटी भी है, ऑथोराइज प्रेफरेंस भी है, बट हमको वो वहां पे याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा सा इजी रखते हैं। देखो इस कंपनी ने क्या लिखा, द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 12 करोड़, राइट। 100 करोड़ 25 लाख, 125 करोड़ है, ओके। 125 करोड़ रुपए की इसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है गाइस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 125 करोड़ डिवाइडेड इनटू, उसमें 12 करोड़ के इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक, एंड 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है। आप टोटल करोगे 12 करोड़ इंटू 10, राइट। तो वहां पे हो जाएगा 120 करोड़, एंड 50 लाख इंटू 10 मतलब हो जाएगा 5 करोड़। तो 5 करोड़ एंड 120 करोड़ टोटल करोगे तो 125 करोड़ की उसकी कैपिटल हो जाएगी। इसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों है गाइस, तो उन्होंने दोनों चीजें लिखी हुई है। फिर वहां पे क्या लिखा है, द कंपनी इज ऑथोराइज कि वो चेंज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है अपनी शेयर कैपिटल जिस हिसाब से उसको लगे, कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंसेस करके, राइट। ये कंपनी ने क्या लिखा है, तो कंपनी ने जब जब अपना कैपिटल बढ़ाया है ना गाइस, ये उस चीज के बारे में लिखा हुआ है कि कंपनी ने इस तारीख को इतना कैपिटल बढ़ाया, इस तारीख को उतना बढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस हमारा छठा क्लॉज है, जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलो या एसोसिएशन क्लॉज बोलो, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। तो ये देखिए गाइस, वो भी लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि जो पर्सन शेयर ले रहा है उसका नाम,
ठीक है, ये उसका नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, वो कौन सा पोजीशन है उसका वो भी यहाँ पे आ गया, राइट, कितने शेयर उसके लिए उसके नाम के सामने लिखना चाहिए वो आ गया, ये उसका सिग्नेचर आ गया, ये देखिए गाइस। फिर वहां पे ये देखिए ये दूसरे पर्सन का नाम, ठीक है, फिर वहां पे उसका एड्रेस, वो क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन तो बिजनेस है, उसने कितने शेयर्स लिए थे, 10 शेयर्स लिए थे, ये उसका सिग्नेचर है। अभी ये ड्राफ्ट है इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर का कॉपी दिया नहीं है। ये उनका विटनेस, मैंने बोला था ना, नेम एंड एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, विटनेस का भी लिखना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, ये दोनों का कॉमन विटनेस है इसीलिए उसने कॉमन में सिग्नेचर की है। और ये कौन है, एडवोकेट है गाइस। मैंने आपको बोला था कि विटनेस आपका सीए या सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट कोई भी हो सकता है, राइट। तो यस गाइस, ये एडवोकेट ने वहां पे सिग्नेचर की, उसने अपना नाम नंबर वगैरह लिखा और ये भी लिखा है कि आई विटनेस द सिग्नेचर ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर्स, दोनों सब्सक्राइबर का मैं विटनेस हूं और मैं यहाँ पे ये सिग्नेचर कर रहा हूँ। सिंपल। यस गाइस, ये आपका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर ये 6 के 6 क्लॉसेस लिखे हुए होते हैं।